मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में शिक्षा विभाग की जनवरी 2023 की रैंकिंग में कौन सा जिला अव्वल रहा है। तो इसमें सीकर जिला है वो शीर्ष स्थान पर रहा था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा विभाग की जनवरी 2023 की रैंकिंग में सीकर जिले ने राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया था। सीकर पहले स्थान पर रहा था। 150 में से 58.48 अंक मिले थे सीकर को। जनवरी माह की रैंकिंग में जयपुर जिले की अगर बात की जाए तो जयपुर को 8वां स्थान मिला था। जनवरी माह की रैंकिंग में राजस्थान में सबसे निचले पायदान पर जो शिक्षा रैंकिंग जारी हुई, जिसमें टोंक जिला है वो सबसे निचले पायदान पर रहा था, जिसको 150 में से 19.32 अंक मिले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान बास्केटबॉल टीम की जो बॉयज वर्ग की टीम में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा पदक जीता है। तो राजस्थान बास्केटबॉल की टीम ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, आप सभी को पता है, जिसमें राजस्थान बास्केटबॉल टीम जो बॉयज़ की टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल मुकाबला तमिलनाडु के साथ रहा था, जिसमें तमिलनाडु को 90-85 के अंतर से राजस्थान की टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हराते हुए खिताब अपने नाम किया है। युवा मामला एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है वो किया जा रहा है। तो राजस्थान का राज्य खेल आप सभी को पता है बास्केटबॉल है, और बास्केटबॉल को वर्ष 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बच्चों और युवाओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने हेतु प्रदेश के कितने स्कूलों और कॉलेजों में साइबर क्लब की शुरुआत की जाएगी। तो ध्यान रखना, साइबर क्लब की शुरुआत की जाएगी राजस्थान के सभी स्कूलों और कॉलेजों में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार द्वारा बच्चों और युवाओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने हेतु प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में साइबर क्लब की शुरुआत की जाएगी। इसके संबंध में सरकार की ओर से निर्देश भी जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने इसके संबंध में देश भर में निर्देश जारी किए थे, जिसमें सभी स्कूलों और कॉलेजों में साइबर क्लब के गठन करने को लेकर स्वीकृति प्रदान की थी, और राजस्थान के सभी स्कूलों और कॉलेजों में यह साइबर क्लब की शुरुआत की जाएगी। तो साइबर क्राइम के बारे में यहाँ पर जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट है, जैसलमेर रेलवे स्टेशन का कितने करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय पुनर्विकास किया जाएगा। तो जैसलमेर रेलवे स्टेशन का 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जी हाँ, जैसलमेर रेलवे स्टेशन के रेलवे की ओर से जैसलमेर रेलवे स्टेशन का 140 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय पुनर्विकास करवाया जाएगा। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर लगभग 8,327 वर्ग मीटर क्षेत्र में जो मुख्य स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, और स्टेशन के पुनर्विकास में राजस्थानी हेरिटेज और आधुनिकता के समावेश से इसे आकर्षक लुक प्रदान किया जाएगा। जैसलमेर स्टेशन को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, और रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर पुनर्विकास में ऊर्जा खपत में कमी करने के लिए ग्रीन बिल्डिंग आधारित सुविधा यहाँ पर होगी। स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य लगभग 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन और समन्वयन के लिए गठित जिला प्रथम स्तरीय समितियों में किसे मनोनीत किया गया है। तो इसमें हाल ही में देवजी पटेल और नीरज डांगी को मनोनीत किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं देवजी पटेल और नीरज डांगी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी करते हुए जो 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन और समन्वयन के लिए जो जिला प्रथम स्तरीय समितियों में लोकसभा सांसद देवजी पटेल जो जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र से सांसद है, और राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को मनोनीत इसमें किया गया है। तो जालोर और सिरोही में जो सांसद जिला प्रथम स्तरीय समितियों में मनोनीत हुए हैं। बीसूका की अगर बात की जाए तो 20 सूत्री कार्यक्रम बीसूका के उपाध्यक्ष राजस्थान में डॉक्टर चंद्रभान। बीसूका मूल रूप से देश में गरीबी हटाने के लक्ष्य और समाज में वंचित तबके के शोषण को कम करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है,
हाल ही में आईसीटी योजना के तहत राजस्थान के कितने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे? तो आईसीटी योजना के तहत राजस्थान के 8,609 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी योजना के तहत तो केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के 8,609 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। सबसे अधिक सरकारी स्कूल जयपुर जिले से है, जहां पर ये जयपुर जिले में 599 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे आईसीटी योजना के तहत। दूसरे नंबर पर नागौर, जहां पर 564 सरकारी स्कूलों में ये स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। सबसे कम अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ है, जहां पर सबसे कम सरकारी स्कूलों में अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ में 93 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, दिव्यांगजनों हेतु राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना जामडोली जयपुर में की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मार्क लगा लेना। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना जामडोली जयपुर में की जाएगी। इसके संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली की उपस्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। इस केंद्र के संचालन से राज्य के दिव्यांगजन है वो लाभान्वित होंगे। इसमें दिव्यांगजनों को इस केंद्र से निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं उपकरण की सुविधा मिलेगी और इस केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजन को चिन्हित किया जाएगा। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इत्यादि कई सुविधाएं निःशुल्क मिल सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में 14 जनवरी से 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़े का आयोजन किया गया था और इसी दौरान जीव जंतु कल्याण दिवस का आयोजन कब किया गया था? तो ये ध्यान रखना, जीव जंतु कल्याण दिवस है वो 25 जनवरी को आयोजित किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहली बात तो यह कि ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पशु कल्याण पखवाड़ा राजस्थान में कब आयोजित हुआ? तो 14 से लेकर 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़े का आयोजन है वो राजस्थान में किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार की ओर से जीव रक्षा के संकल्प को साकार करने के लिए जीव जंतु कल्याण बोर्ड और पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 14 से लेकर 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़े का आयोजन है वो किया गया था और इसी पखवाड़े के अंतर्गत 25 जनवरी को जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा मानसरोवर के एक निजी विद्यालय में जयपुर में जीव जंतु कल्याण दिवस का आयोजन किया गया था। पशुओं के प्रति जनता को जागरूक करने और पशुपालकों का कल्याण करने हेतु पशुपालन के लिए अगर बात की जाए तो इसमें पशुपालन विभाग की ओर से इसका आयोजन 14 से लेकर 30 जनवरी तक पखवाड़ा मनाया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जोधपुर के भवन निर्माण हेतु कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 31 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जोधपुर के भवन निर्माण हेतु 31 करोड़ रुपए का बजट है वो इसके लिए रखा गया था, जिसमें प्रत्येक महाविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 15.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये महाविद्यालय जोधपुर जिले की बावड़ी तहसील के सावंत कुआ गांव में बनेंगे। फिलहाल अस्थायी रूप से इनका संचालन कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर परिसर में हो रहा है। इस मंजूरी से महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के जो छात्र छात्राओं के लिए 50-50 सीट क्षमता के छात्रावास, एकेडमिक ब्लॉक, वर्कशॉप एंड इम्प्लांट शेड और डीन रेजिडेंस परिसर द्वारा सड़क और डेयरी प्लांट का इसमें निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो महाविद्यालय परिसर का शिलान्यास 11 नवंबर 2022 को किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो ये ध्यान रखना, साल 2021-22 के जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान है वो 24% है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में शामिल है भारत। भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में योगदान अगर बात की जाए तो 24% योगदान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है।
इस वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत की 24% हिस्सेदारी है, योगदान है। भारत के दूध उत्पादन ने पिछले 8 वर्षों में 2014-15 और 2021-22 के दौरान 51% की वृद्धि है वो दर्ज की है। 2021-22 में जो दूध उत्पादन है वो बढ़कर 220 मिलियन टन हो गया है। तो ये आंकड़ा भी आपके लिए काफ़ी है। मैं ये जो डेटा है वो ये जानकारी डेटा खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो हाल ही में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है भूपेंद्र यादव के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल से, जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, और इन्हीं के द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत है वो हुई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान जो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए संपूर्ण समाज दृष्टिकोण पर आधारित है। ये आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने और आर्द्र भूमि के कवरेज को बढ़ाने और आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए नागरिक भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान में कुल जो आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर स्थल में कितने स्थल है वो शामिल किए गए हैं? तो 75 आर्द्र भूमि स्थल है जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? एक बार